नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है प्रकृति के चितेरे कवि चंद्र कुंवर बरतवाल। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नालंदा पांडे, जो शिक्षिका और समालोचक हैं, कवि और लेखिका बीना बेंजवाल जी। तो नालंदा पांडे जी और बीना बेंजवाल जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और बातचीत की शुरुआत बीना बेंजवाल जी मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि आप लगातार कविताएं लिखती रही हैं। बेशक आपने गद्य भी खूब लिखा है, लेकिन कविताओं के लिए आप विशेष रूप से जानी जाती हैं। इस नाते आप कवियों को ज़्यादा गंभीरता से पढ़ती होंगी। तो मैं आपसे पहले यही जानना चाहूँगा कि चंद्र कुंवर बरतवाल को बतौर कवि आप किस रूप में देखती हैं? धन्यवाद नौटियाल जी। कवि चंद्र कुंवर बरतवाल एक ऐसे कवि हुए हैं कि जिन्हें हिमवंत का कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का चतुर चितेरा कवि भी कहा जाता है, काफल पाकू का अमर गायक भी कहा जाता है, प्रेमपुरी में रहने वाला एक कवि भी माना जाता है। कवि चंद्र कुंवर बरतवाल दरअसल एक ऐसे कवि हैं जिनके अंदर हमें कई कवि नजर आते हैं। एक वो कवि है जो कोमल स्वरों में गीत काव्य रच रहा है, एक वो कवि है जो यथार्थ की सख्त जमीन पर खड़ा है, एक वो कवि है जो शब्द और चीजों के साथ प्रयोग कर रहा है, और एक वो कवि है कि जो हमें यथार्थ की बिल्कुल अनदेखी जगहों पर ले जाता है। तो ये है कवि चंद्र कुंवर बरतवाल का क्या बात, जो व्यक्तित्व है, जिसमें कई कवि हमें नजर आते हैं। अब उनके रचना संसार के विषय में जब हम बात करते हैं तो बहुत व्यापक विराट है। उनकी कविताओं में प्रकृति का जो स्थानीय रूप है वह भी नजर आता है। कवि चंद्र कुंवर बरतवाल अपनी कविताओं में अपने घर, गांव, मंदाकिनी, अलकनंदा, पहाड़ पर गिरती हुई बर्फ, गाड गदेरों के घराट, और जो काफल पाकू की रट लगाती हुई चिड़िया है वो, क्या बात, रैमासी के फूल, चींटी, गिलहरी, भूटिया कुत्ता, इन पर अद्भुत रचनाएं लिखते हैं। क्या बात है। उनकी कविताओं में हिमालय है, प्रेम है, मृत्यु है और है वर्षा। तो उन्होंने प्रेम को बहुत गहराई से जिया है और हिमालय को बहुत नजदीक से देखा है। मृत्यु के प्रति उनकी कविताओं में एक दार्शनिक भाव है और वर्षा के बहुत सुंदर स्थानीय बिंब उनकी कविताओं में नजर आते हैं। तो इस तरह से कवि चंद्र कुंवर बरतवाल ने 800 से ज़्यादा कविताएं और गीत लिखे हैं। 25 के लगभग उनकी गद्य रचनाएं हैं। और ऐसे इस हमारे जो कालजयी कवि हैं, 28 वर्ष की उम्र में ऐसा विपुल साहित्य उन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है। जी बीना बेंजवाल जी, बहुत सीमित शब्दों में और जिस तरह से आपने एक कवि के पूरे कवित्व को, पूरे व्यक्तित्व को हमारे सामने रखा, वो जाहिर सी बात है एक अध्येता ही ये कर सकता है। मैं अपने दूसरे सवाल के साथ डॉक्टर नालंदा पांडे आपके पास आ रहा हूँ जी। और उसी बात को जहाँ पर बीना बेंजवाल जी ने बात को समाप्त किया चंद्र कुंवर बरतवाल जी के बारे में, जब उनको हम कंपेयर करते हैं हिंदी पट्टी में खासकर, तो चंद्र कुंवर बरतवाल को हिंदी का जॉन कीट्स कहा जाता है। बिल्कुल। कुछ लोग उनको पीबी शैली के भी नज़दीक पाते हैं। तो पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जॉन कीट्स से उनको क्यों कंपेयर किया जाता है? जॉन कीट्स में और चंद्र कुंवर बरतवाल में आप क्या समानता पाती हैं? ये मैं इसलिए भी कि आपका अंग्रेजी साहित्य का भी खासा गंभीर अध्ययन रहा है, इस नाते आप इसका जवाब बेहतर दे सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि वैसे उन्हें हिंदी साहित्य का जॉन कीट्स भी कहा जाता है, चंद्र कुंवर बरतवाल जी को। और जैसा कि अभी आपने कहा कि वो पीबी शैले जो हैं उनके भी बहुत हम उन्हें नज़दीक पाते हैं। तो शायद इस साम्य का जो उद्गम है या जो इसका स्रोत है वो यही है कि तीनों में कहीं ना कहीं हम प्रकृति प्रेम का जो भाव है
वो बहुत ही सशक्त ढंग से इनकी रचनाओं में नज़र आता है। चाहे अगर फिर हम पहले मैं पीबी शैली का जिक्र आपने किया, उसकी अगर बात करूं कि जैसे उनकी एक कविता है ओड टू वेस्ट विंड, तो पीबी शैली ने उसमें कहा है कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और वैसे ही जो जॉन कीट्स हैं, उनकी एक बड़ी कालजयी रचना है, काफ़ी लोकप्रिय रचना है, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। तो उसमें ओड ऑन ग्रीशियन अर्न है ना। वैसे तो उनकी टू ऑटम जो हमें बहुत चंद्र कुंवर बरतवाल जी की रचनाओं के करीब नज़र आती है या अद्भुत साम्य लिए हुए नज़र आती है, वैसे ही एक ओड टू नाइटिंगेल भी है। जैसे काफिल पाको की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक जो ओड्स लिखे तो ओड टू नाइटिंगेल भी है उसमें। तो मैं ख़ास तौर से आपसे जिक्र कर रही थी कि जो ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न है, उसमें उन्होंने एक बहुत खूबसूरत पंक्ति लिखी है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। और ऐसे ही जब हम देखते हैं तो बरतवाल जी की जो ये बेहद मुझे ख़ास तौर से ये पंक्तियाँ तो बहुत खूबसूरत लगती हैं कि मैं ना चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना, पर उतना जी लूँ जितना है ना, जितना जीना सुंदर हो। तो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेम तो सबको नज़र आता है, लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा महसूस करती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि जो सौंदर्य बोध है, जो एक एस्थेटिक सेंस होता है, तो वो जॉन कीट्स में भी और चंद्र कुंवर बरतवाल जी में भी बहुत ही शिद्दत के साथ उनकी रचनाओं में नज़र आता है। और फिर बाकी तो आप ऐसे सामने, बाकी ये तो हमें पता है कि दोनों ही बहुत ही अल्पायु में मृत्यु का शिकार हुए। और जो जॉन कीट्स हैं, लगभग उनकी एक शताब्दी के बाद बरतवाल जी हुए। जैसे जॉन कीट्स का जो जीवन काल था वो केवल 25 वर्ष का था, 1795 से लेके और 1821 तक उनका 25 वर्ष का जीवन काल था। और जैसे हम जानते हैं बरतवाल जी का जो रहा वो 1919 से 1947 तक का उनका जीवन काल रहा। पर दोनों कवियों ने इतने कम समय में वो रचनाएं दी, उनकी लेखनी ने वो कमाल किया जिसके लिए शायद दशकों के अनुभव की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये एक अद्भुत साम्य है। जी डॉक्टर नालंदा पांडे, आपकी बात से ही मैं एक तरह से ये उधार ले रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि जॉन कीट्स का समय और हमारे यहाँ बरतवाल जी का समय, उसमें लगभग आपने कहा कि लगभग एक शताब्दी का, एक शताब्दी यानी 100 वर्ष का जो अंतर है। मुझे लगता है कि इसकी एक वजह, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो इसलिए भी कि हम देखते हैं कि अंग्रेजी साहित्य और हिंदी और बाकी भाषाओं के साहित्य में वहाँ का जो क्षेपक है वो बाकी साहित्य में लगभग क्योंकि रोमांटिसिज्म वहाँ 18वीं सेंचुरी में शुरू हो गया, जो हुआ था उसका हमारे यहाँ लगभग वही बरतवाल जी के समय पर, जो हमारे यहाँ छायावादी युग है। हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जी, अगर आप, मैंने कहा नहीं कि साहित्य के आप दोनों विद्वान हैं, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो हमारा छायावाद है लगभग उसी से मिलता जुलता, बिल्कुल अंग्रेजी का वो रोमांटिसिज्म का जो युग रहा, मिस्टिसिज्म था, रोमांटिसिज्म वाला, तो इसलिए हो सकता है कि उनके कीट्स हमारे यहाँ बरतवाल जी के रूप में अवतरित हो जाते हैं। तो आपने बहुत ही सुंदर बात कही, बहुत सुंदर साम्य। डॉक्टर नालंदा पांडे के बाद बीना बेंजवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ इस सवाल के साथ कि जैसे अभी आप दोनों से बातचीत करके जो चंद्र कुंवर बरतवाल का व्यक्तित्व और कृतित्व सामने आता है, मुझे लगता है कि उस दौर में कवि थे, उनमें कहीं भी चंद्र कुंवर बरतवाल 19 साबित नहीं होते हैं। बिल्कुल, शायद 21 साबित हों, पर 19 तो कहीं नहीं होते हैं। क्या वजह है कि उनका उस तरह का मूल्यांकन नहीं हुआ? बीना बेंजवाल जी, आप पहली बात तो ये कि आप सहमत हैं इस बात से कि उनका पर्याप्त मूल्यांकन हिंदी साहित्य में हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों, ऐसा क्यों? नौटियाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि चंद्र कुंवर बरतवाल जी का मूल्यांकन हुआ है, लेकिन उससे मैं पर्याप्त नहीं मानती हूँ। हुआ जरूर है। सबसे पहले उनकी जो रचनाएं हैं वो उनके जो परम मित्र हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद बोगड़ा जी ने प्रकाशित की जी। उसके बाद उनकी कविताओं का जो संकलन है वो डॉक्टर उमाशंकर सतीश जी ने प्रकाशित किया। फिर 1997 में पहाड़ की ओर से उनकी चुनिंदा कविताओं का एक संकलन निकला, और इस तरह से फिर ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल हिंदी अकादमी उत्तराखंड ने भी जो उनकी त्रैमासिक पत्रिका है केदार मानस, उसका एक जो अंक है वो विशेषांक निकाला। और इसी तरह से जगमोहन आज़ाद जी ने ही
2012 में उन पे एक किताब संपादित की है जिसमें 25 से अधिक साहित्यकारों लेखकों के उस पर निबंध हैं, मतलब इनके बारे में, जिनको पढ़कर आप कह सकते हैं कि उनके बारे में, उनकी काव्य शैली, उनके रचना संसार के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि उनका मूल्यांकन हुआ है, उन पर समीक्षात्मक किताबें भी 8-9 लगभग आ गई है, उनकी कविताओं के जो संग्रह हैं वो भी प्रकाशित समय समय पर होते रहे हैं। लेकिन उतने कम समय में चंद्रकुंवर बरतवाल जी ने जो साहित्य लिखा और उनको 20-22 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने शिल्प और कथ्य के ऐसे प्रयोग किए कि जिनको देखकर आज हम चकित होते हैं। तो जो एक काव्य चेतना, जो एक विराट कवि उनके अंदर था और उसने जो रचना संसार रचा, मुझे लगता है कि वो मूल्यांकन अभी होना बाकी है, वो नहीं हुआ है जितना है। कि स्वयं नामवर सिंह उनके बारे में लिखते हैं कि पहाड़ के जीवन को जितने अच्छे ढंग से कवि चंद्रकुंवर बरतवाल अपने साहित्य में लेकर, अपनी कविताओं में लेकर चले, उतना मुझे पहाड़ का कोई दूसरा कवि दिखाई नहीं देता है वैसा करता हुआ। तो ऐसे भी बहुत सारी बातें जो उनके विषय में कही गई हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो मूल्यांकन अभी होना बाकी है। भले हम कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, शोध संस्थान बन गया है, उन्होंने जिस विद्यालय में पढ़ाया वहाँ उसकी प्रतिमा स्थापित उनकी हो गई अगस्त्य मुनि में, लेकिन वो मूल्यांकन होना अभी बाकी है। बीना बेंजवाल जी, जो आपने डॉक्टर नामवर सिंह के कथन का उल्लेख किया, इस संदर्भ में मुझे ध्यान आता है कि एक बार एक अनौपचारिक बातचीत में हमारे समय के बड़े महत्वपूर्ण कवि हुए मंगलेश डबराल, जो दुर्भाग्य से ये कोरोना की चपेट में आके अभी दिवंगत हुए हैं। तो मंगलेश जी अपने उनकी कविता को लेकर बहुत गहरी दृष्टि थी और एक बार वो जब चंद्रकुंवर बरतवाल पे बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि चंद्रकुंवर बरतवाल मीर तकी मीर और गालिब और एक तरह से जो सूफी वाद के जो कवि थे उनके समकक्ष ठहरते हैं, खासकर जो मृत्यु पे लेकर उनकी कविताएं हैं जब हम उन कविताओं को पढ़ते हैं। लेकिन डॉक्टर नालंदा पांडे जी, अब आपके पास में ज़रा एक टेक्निकल सा और एक बड़ा कहना चाहिए कि बर्निंग क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि जिस तरफ अभी बीना बेंजवाल जी से बातचीत करके आया कि भाई नामवर सिंह जी ने भी कहा, तमाम दूसरे लोगों ने भी, कुछ ग्रंथ भी छपे, कई जगह समीक्षाएं भी हुई, लेकिन एक कवि या एक लेखक, एक साहित्यकार जब अपने दौर में आलोचना से बच जाता है, जो बड़े लेखक हैं, जो बड़े संपादक हैं, जो बड़े प्रकाशक हैं, उनकी नज़र से जानबूझकर या अनजाने में ही अदृश्य रह जाता है, तो उसका हमारे साहित्य पर और ख़ासकर हमारे पाठक वर्ग पर क्या असर पड़ता है, और ये भी बताइए कि ऐसा होता क्यों है दरअसल। हाँ मुकेश जी, जो आपने बात उठाई है तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ये, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की भावनाएं आहत हों, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो साहित्यिक दबंगई है उससे भी हमें थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साहित्यिक दबंगई का दुष्परिणाम ये होता है कि जो पाठकों तक वो समृद्ध साहित्यिक संसार नहीं पहुंच पाता जो हमारे समाज को और समृद्ध बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बरतवाल जी के अगर संदर्भ में बात करें तो प्रकृति के चितेरे कवि हैं वो जी। और अगर हम दूसरे प्रकृति के जो और कवि हैं हमारे हिंदी साहित्य के, अभी मैं बाहर से अंग्रेजी साहित्य की बात नहीं करके अगर हम अपने साहित्य की ओर नज़र डालें तो कुछ कवि ऐसे हैं कि जिनको एक मुकाम हासिल हुआ है, जो ख्याति लब्ध हैं, जिनकी एक पहचान है, जहाँ प्रकृति का नाम आता है वहाँ चाहे वो किसी भी राज्य का अगर वो पाठक थोड़ा प्रबुद्ध पाठक है और प्रबुद्ध नहीं अगर वो एक औसत दर्जे का भी एक पाठक रहा है तो तुरंत उससे वो उसे जोड़ लेता है कि हाँ प्रकृति मतलब प्रकृति के कोई सुकुमार कवि जिनका काफ़ी नाम भी है हमारे साहित्य में। तो मुझे तो ये लगता है कि
प्रकृति के लिए चाहे पंत जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने भी काफ़ी बहुत अच्छा लिखा है जो सीधे दिल को छूता है। लेकिन फिर क्योंकि जब बात बरतवाल जी की हो रही है तो मुझे लगता है कि जो स्थानीयता और जो क्षेत्रीयता, जो पहाड़ की खुशबू, जैसा मैम बता रही थी ना, बीना बेंजवाल जी ने जो बोला कि जो घराट है ना, कौन सा ऐसा विषय है जिसमें पहाड़ का विषय जो उनकी नज़रों से अछूता रहा हो या उनकी रचनाओं से अछूता रहा हो। तो मुझे लगता है कि कई बार उनको वो कद इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि कई लोगों की नज़र नहीं पड़ी, या कई बार ऐसे होता है कि नज़र पड़ी लेकिन उसको प्रयास नहीं हुए, यानी कि बस नज़र गई और थोड़ा उनको मान लिया गया, लेकिन अंतिम चरण तक जब किसी की साहित्यिक पहचान दिलाने की जो कवायद होती है वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी हमें बच के रहना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि हम सब साहित्य से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं जैसा साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसके अलावा वो साहित्य समाज को दिशा दिखाने वाला भी होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे दिशा निर्देशक साहित्यिक दबंगई के शिकार हो जाएं, और इससे सबसे बड़ा नुकसान तो हम ही लोगों का होगा, आम लोगों का होगा, कि उनकी इतनी अच्छी रचनाएं हैं वो उससे लोग लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। और इसके अलावा एक और कारण जो शायद अगर मैं ज़्यादा समय ना ले रही हूँ तो पर मुझे लगता है उस पर बात करना शायद हमारा इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि एक बार तो एक पहलू ये है जिसमें हमें ये प्रतीत होता है कि हाँ, कि उनको साहित्यिक पहचान दिलाई जा सकती थी प्रकाशकों के द्वारा या अन्य जो उनके समकालीन साहित्यकार थे उनके द्वारा। एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उनको वो मुकाम नहीं मिल पाया, या मैं जिस तरह से मैम ने कहा, बेंजवाल मैम ने कहा कि उतना मूल्यांकन अभी नहीं हो पाया क्योंकि उम्मीद बरकरार है, हम सब इसी उम्मीद में कि आगे वो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर माफ़ कीजिए, मुझे फिर लगता है कि हम कई बार शिकार हो जाते हैं आत्मवंचना के। तो हम बरतवाल जी को अपनी थाती समझ बैठे हैं, खाली उत्तराखंड की एक पूंजी समझ बैठे हैं, या हम उसको कहीं ना कहीं स्थानीयता और आंचलिकता का उनकी प्रतिभा को शिकार बना बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इसे क्षेत्रीय स्तर, इसे चमोली, रुद्रप्रयाग, गढ़वाल और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से आगे आना होगा, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय स्तर पर हम बात नहीं करेंगे तो ये मूल्यांकन होते हुए भी अधूरा रह जाएगा। तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम आंचलिकता और क्षेत्रीयता, अपने क्षेत्र के कवियों और रचनाकारों के लिए मन में सम्मान और स्नेह होना लाजमी है, अमूमन होता भी है, और थोड़ा पक्षपात हम करते भी हैं, है ना, भावनात्मक रूप से, बाहरी रूप से नहीं, पर कहीं ना कहीं जो होता है मन खिंचता है अपनों की और ज़्यादा। लेकिन हमें इस चीज़ से दूर रहते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कवायद करनी होगी। राज्य स्तर पर ही उनके नाम के पुरस्कार या संगोष्ठियां करना मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है। कहीं ना कहीं हमें इसका स्तर ऊपर बढ़ाना होगा, तब हम उनकी साहित्यिक प्रतिभा के साथ न्याय कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात है ना, वरना हर साल हमें ऐसे ही मूल्यांकन करने होंगे, फिर अगले साल फिर वही 9 दिन चले अढ़ाई को उस वाला परिणाम होगा। डॉक्टर नालंदा पांडे, जिस तरफ आप हमारा ध्यान दिलवा रही हैं, ये बिल्कुल सही है कि एक तो कोई भी कवि हो वो किसी क्षेत्रीयता में, किसी खांचे में न बंधे, और अमूमन ऐसा हुआ भी नहीं, बल्कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि चंद्र कुंवर बरतवाल के ही समकालीन सुमित्रानंदन पंत जी भी थे, जी और दोनों की मित्रता भी थी, और दोनों की मित्रता थी, निराला जी से मित्रता थी, महादेवी वर्मा जी से उनकी बड़ी घनिष्ठता रही, और ये सब लोग ये भी बहुत अच्छी तरह जान रहे थे कि चंद्र कुंवर किस स्थिति में है। हाँ। वो लगातार उनके साथ पत्रों के जरिए संवाद में थे। उनका नियमित मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि महादेवी जी का अपना एक मुकाम था, हमारे सुमित्रानंदन पंत जी रेडियो में बड़े अच्छे पोजीशन में भी रहे, क्यों चंद्र कुंवर बरतवाल नहीं उभर पाए? और जब वो नहीं उभरे तो स्वाभाविक रूप से वो जो पंवालिया के और वहाँ के लोग हैं वो तो कहेंगे ही ना कि भाई हमारे बीच भी एक इस स्तर का कवि था। अब वो चाहे अब उसको आंचलिकता या क्षेत्रीयता से आप बांधे, लेकिन कई बार ये होता है कि जब आप बिल्कुल बड़े स्तर पे अनदेखा कर देते हैं तो लोकल स्तर पे स्वर उठते ही हैं कि भाई ये भी एक प्रतिभा है, इनका संज्ञान लिया जाए। पर बहरहाल एक आपकी पूरी बातचीत में एक जो साहित्यिक दबंगई शब्द आया, ये बड़ा चौंकाने वाला शब्द है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो हिंदी के संपादक हैं, प्रकाशक हैं, खासकर जो महानगरों में बैठकर
प्रमाण पत्र बांटते हैं वो इस बात का संज्ञान लेंगे, और महानगरों के अलावा दूर दूरस्थ गांवों में, देहाती इलाकों में जो साहित्य रचा जा रहा है हिंदी पट्टी में खासकर, उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। तो ये जो शब्द आपका था वो साहित्यिक दबंगई, इस पर ही मुझे लगता है कि नया एपिसोड हो सकता है। बहरहाल बीना बेंजवाल जी, मैं जानता हूँ कि आपका वो क्षेत्र भी रहा है जो चंद्र कुंवर बरतवाल जी का भी क्षेत्र है, हमारी जो केदार घाटी है, जो नागपुर वाला इलाका है, सौभाग्य से आपका मायका भी वहीं है, ससुराल भी है, और आपने उस इलाके को बड़ी शिद्दत से जिया है। आपकी कविताओं में, मुझे अगर ठीक से स्मरण है तो गढ़वाली कविताओं की किताब कमेड़ा आखर जो आप थी, उसमें वो जो आंचलिकता आती है वो कहीं ना कहीं हमको चंद्र कुंवर बरतवाल के उसी पक्ष से जोड़ती है जिसकी आप घराट और हिमालय और गंगा और मंदाकिनी की बात कर रहे हैं। वो कैसा इलाका है, खासकर जहाँ चंद्र कुंवर पैदा हुए थे, और पंवालिया जहाँ वो बिल्कुल नितांत एक तरह से एकांतवास उन्होंने किया अंतिम समय, कैसा इलाका है वो और आज उसकी स्थिति क्या है, इस पर आपकी। नौटियाल जी, चंद्र कुंवर बरतवाल जी का जन्म हुआ मालकोटी में जी, और पहाड़ का गांव है, प्राकृतिक सुंदरता से बिल्कुल चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है जी। उसके बाद उनकी जो प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई, फिर उड़ा मांडा में हुई, पास का स्कूल, और फिर वो पढ़ने के लिए चले गए वेस्टमोर पौड़ी, फिर देहरादून आए, प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए किया और एमए में एडमिशन लिया था लखनऊ, लेकिन अस्वस्थता के कारण वो वापस आ गए। जो वापस आए तो तब तक उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने पंवालिया में ये ज़मीन खरीद ली थी। पहले मालकोटी में रहते थे, पिताजी उनके अध्यापक थे। तो जब वापस आए तो वो अगस्त्यमुनि में उन्होंने करीब 10 महीने विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और वो जैसे ही लखनऊ से वापस लौटे थे तो वो पंवालिया में रहने लग गए थे। तो अगस्त्यमुनि जो विद्यालय है वहाँ मैंने जैसे कहा कि उनकी प्रतिमा स्थापित है। फिर पंवालिया में वो रहने लगे तो पंवालिया जो है वो मंदाकिनी के दाहिने तट पर स्थित है और उनकी कविताओं में जो मंदाकिनी की वो लहरें हैं और अंदर से जो ऋषि गंगा बहकर आ रही है वो महसूस की जा सकती है। खूबसूरती से वर्णन किया है उन्होंने उन लहरों का, उनकी कलकल ध्वनियों का। तो जब क्योंकि 1992 से जो जहाँ भी मतलब इस क्षेत्र में चंद्र कुंवर बरतवाल जी पे कार्यक्रम होता है, कवि चंद्र कुंवर बरतवाल पे, तो मुझे सहभागिता करने का मौका मिलता है। तो एक बार जब अगस्त्यमुनि में कार्यक्रम हुआ तो हम पंवालिया गए थे। अच्छा। तो तब मुझे भी पंवालिया देखने का मौका मिला। तो वहाँ पर बहुत भव्य आयोजन हुआ था। तो उस समय तो स्थिति ठीक थी उस घर की, जो दीवार थी, जो जंडियाली थी, जैसे जहाँ वो रहते थे। लेकिन अब जब कभी मैं गांव जाती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ बस वही घास की झाड़ियाँ नजर आती हैं और मतलब वो रख रखाव नहीं है। वह स्थिति हम वहाँ पर भी गए जहाँ पर वो आम का पेड़ है, बैठ कर लिखते थे मंदाकिनी को देखते हुए। तो पंवालिया एक हमारे ऐसे कवि का जिसे हम बहुत राष्ट्रीय स्तर का कवि, इतने विपुल साहित्य जिन्होंने दिया, उनकी जन्मभूमि का या जहाँ वो अंतिम समय में रहे उसका जो रख रखाव नहीं हो रहा, इसका बहुत कष्ट भी होता है, एक विडम्बना भी होती है। हाँ। और वहीं वो अपने अंतिम समय में रहे और वहीं उन्होंने कविताएं लिखी। एक कविता में लिखते हैं कि मुझे जो आंधी चल रही है बहुत तेज, पेड़ों से दामिनी दल बिखर रहा है और मुझे जो मृत्यु की जो है वो दीवारों पर उसकी आहट सुनाई देती है और न जाने वो मेरी सुनी दीवारों से क्या कहती है। तो ये समय उन्होंने वहाँ बिताया। जनवरी 47 में वो कथाकार यशपाल को पत्र लिखते हैं और उस समय वो अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि बस 20-25 दिन मेरे बचे हुए हैं और इस बीच मैंने जो कविताएं लिखी हैं तो मेरा प्रयास है कि मैं इन्हें एक रजिस्टर में लिख दूं और फिर मैं आपको उनको प्रेषित करूं। तो ये वो स्थान है पंवालिया जहाँ वो अंतिम समय में रहे और एकांत में रहे। हाँ। वो क्षय रोग के कारण गौशाला में रहना पड़ा पंवालिया में। बीना बेंजवाल जी, आप जिस पक्ष की चर्चा कर रहे थे कि उनके घर को संवारना, उस इलाके को संवारना, ये तो बात की बातें में हो सकते हैं, पर पहले हम उस कवि को, जैसे कि जिस तरफ
हमारा ध्यान डॉक्टर नालंदा पांडे खींच रही थी कि पहले हम उनको उस हिंदी पट्टी में तो स्थापित कर दें जी, जहाँ के लिए वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन डॉक्टर नालंदा पांडे, आपसे एक सवाल मैं ज़रा अलग से ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारे इस तरह के लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, जो किन्हीं कारणों से, जाने अनजाने कारणों से जो अनाम रह गए, उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर होने चाहिए, संस्थागत, व्यक्तिगत और सरकारी, कि कम से कम अब तो वो मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में आ पाएँ? इस पर आपकी टिप्पणी संक्षेप में। मुकेश जी, कहीं ना कहीं जो आज की हमारी चर्चा है जी ना, वो बड़ी सही दिशा की ओर हमें ले जा रही है कि बर्तवाल जी की चर्चा के साथ ही साथ हम उन सभी जो अनाम कवि हैं, है ना, कम से कम ये मंथन करें, या हम करें, या जो दर्शक हैं, हमें एक आत्मचिंतन का अवसर मिले कि क्या कारण रह जाते हैं और अब क्या प्रयास किए जा सकते हैं कि हम पिछली जो भूल हुई है उसको सुधार सकें। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें ये करना होगा, मैं ये व्यक्तिगत तौर पे महसूस करती हूँ कि अगर हमें किसी परिवर्तन को लाना है तो जो बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध वर्ग है वो आपस में चर्चा कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, गोष्ठियाँ हो सकती है, लेकिन अगर प्रभावशाली रूप में हमें परिवर्तन को लाना है और बदलाव चाहिए तो हमें जो हमारे जो ये युवा वर्ग है, या मैं और थोड़ा नीचे आऊँ तो जो टीनेजर्स हैं हमारे, जो किशोर हैं, उन तक इन्हें पहुंचाना होगा। वो पहले पहुंचे, नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, क्या कारण रहा, अब उस पर चर्चा करना प्रासंगिक है। मतलब लेकिन जो माध्यमिक ये जो कक्षाएं हैं उसके पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल करना ज़रूरी है। अगर आप वैसे भी देखें, बीना बेंजवाल जी भी मुझसे सहमत होंगी, आप किसी भी बच्चे से पूछ लो कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हाँ तो हमने सब कहते हैं हमने सुनी कहानी थी, है ना। ऐसे ही कई और कविताएं भी हैं कि तुम एक पंक्ति बोलो, पूरी नहीं भी आएगी तो 2-3 उन्हें पता है। तो ये इसलिए क्योंकि चाहे कोई भी प्रकाशक हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कहीं ना कहीं जो इनका जो माध्यमिक जो वर्ग एक बीच में आता है जो इन कक्षाओं का, तो माध्यमिक कक्षाओं में अगर हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो मैं बता रही हूँ इसे बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज़ पर काम कर सकेंगे। क्योंकि एक बार जब किशोरों और युवाओं ये लोग इनसे परिचित हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे ये हमारी जीवन धारा में सम्मिलित हो जाएगा। पहली बात ये। और दूसरा, मुझे लगता है सरकारी स्तर पे भी काम करने की आवश्यकताएं हैं। तो जैसे हो भी रहे हैं, मैं मानती हूँ काफ़ी अच्छे काम हो भी रहे हैं, जैसे कई पुरस्कार हैं, जैसे बीना बेंजवाल जी ने बताया कि वहाँ पे जो अगस्त्य मुनि में जो कॉलेज है उनका, वो जो विद्यालय है इंटर कॉलेज, वहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से तो बूंद बूंद से घड़ा अवश्य भरेगा। तो कहीं पुरस्कार उनके नाम के हों, और ख़ास तौर पर मानती हूँ कि अगर गोष्ठी कहीं कुछ भी चर्चा होनी है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर करो। उत्तराखंड सरकार आयोजित करे, लेकिन उसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए, ताकि जो चाहे उत्तराखंड का हो या फिर वो कहीं और किसी राज्य का हो, तो जिस राज्य का वो रचनाकार है उसकी रचना धर्मिता पे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। फिर वो चाहे हमारे अपने बर्तवाल जी हों या किसी और राज्य का कोई वो साहित्यकार जो गुमनामी की परतों में खोया हुआ है या दबा हुआ है। तो मुझे ये महसूस होता है। डॉक्टर नालंदा पांडे ने जिस तरफ बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कम से कम जो हमारा पाठ्यक्रम है प्राथमिक का और माध्यमिक का और यहाँ तक कि उच्च शिक्षा का भी, उसमें तो कम से कम उस प्रांत, उस इलाके के कवियों को, साहित्यकारों को आना ही चाहिए। डॉक्टर बीना बेंजवाल जी, क्या आप तो पढ़ा रही हैं स्कूलों में, हमारे पाठ्यक्रमों में चंद्र कुमार बर्तवाल शामिल हैं क्या? हाँ, जब मैं पढ़ रही थी तो बीए में मैंने पढ़ी थी उनकी कविताएं जी, और उस समय तो उच्च कक्षाओं में पढ़ाई जा रही थी। तो जैसे मैम का ये कहना है कि वो अगर माध्यमिक स्तर पर भी आ जाएं उनकी कविताएं तो ये बहुत, और मुझे नहीं लगता कि अभी माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जा रही है। नहीं, अभी और उनकी मतलब कविताओं का, साहित्य का प्रसार नहीं। मैं इस एक प्रसंग जोड़ना चाहूँगी कि 1919 में के कार्यक्रम में जब मैं अगस्त्य मुनि गई, वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय से विभागाध्यक्ष आए हुए थे डॉक्टर हरिमोहन शर्मा जी। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने लाइब्रेरी में चंद्र कुमार बर्तवाल की किताब ढूंढनी चाहिए तो मुझे नहीं मिली। दुखद है। हमें बहुत, मुझे आश्चर्य हुआ, कहते नहीं मिली।
तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा कि उनकी कविताओं का, उनके साहित्य का वो प्रचार प्रसार होना ज़रूरी है। और ये है कि अगर पाठ्यक्रम में लगती है तो बच्चे पढ़ेंगे, जानेंगे कि चंद्र कुंवर बरतवाल कौन है, कैसा उन्होंने साहित्य लिखा, कितनी उनकी कविताओं में स्थानिकता थी, और प्रकृति का कौन सा विराट रूप उनके साहित्य में हमें नजर आता है। जी डॉक्टर नालंदा पांडे, संक्षेप में 2-3 पंक्तियां अगर मैं आपसे कहूं चंद्र कुंवर बरतवाल की जो बहुत महत्वपूर्ण आपको लगती हैं तो याद होंगी आप? हाँ, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया था, जो पंक्ति जो मेरे दिल को छूती है, मुझे तो सबसे ज़्यादा ये अच्छी लगती है कि जो उनका जीवन के बारे में विचार है कि मैं नहीं चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना, बस उतना जी लूँ जितना जीना सुंदर हो। मैं नहीं चाहता जीवन भर ये मधुरस पीना, बस उतना पी लूँ जिससे मधुमेह ये मेरा अंतर हो। तो ईश्वर करे सभी लोगों का अंतर ऐसे ही मधुमेह बने, उनकी रचनाओं को पढ़कर, जानकर, समझकर। डॉक्टर नालंदा पांडे और बीना बेंजवाल जी, मन तो ये था कि हम उनकी कविताओं को भी सुनते। जी। और मैंने बीना बेंजवाल जी से निवेदन भी किया था कि हम 1-2 कविताओं का पाठ भी करेंगे, लेकिन अपनी समय की सीमा होती है, फिर हमको अवसर मिलेगा, फिर इस पर बात करेंगे। ये बड़ी बात है कि इस बहाने हमने प्रकृति के उस चितेरे कवि को याद तो किया जिसको अदरवाइज खासकर हमारी हिंदी पट्टी ने उस तरह से जिसका नोटिस नहीं लिया। डॉक्टर नालंदा पांडे और बीना बेंजवाल जी, आप दोनों स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। ये था हमारा आज का साहित्यिकी कार्यक्रम। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।